देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, वो हम इसमें देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट लिखिए आप, 4 एडवांटेजेस मैं आपको लिखवा रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, एसआई यूनिट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि जो एसआई सिस्टम है वो कोहेरेंट सिस्टम है यूनिट्स का। ठीक है, अब कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या है वो मैं आप लोग को बता दूं। ठीक है, तो पहली चीज़ इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, ओनली मल्टीप्लाई डिवाइड, एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम कोई भी दूसरी यूनिट बना सकते हैं, यानी ड्राइव्ड यूनिट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों तो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इसकी यूनिट होगी मीटर, इसकी यूनिट होगी सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अब हमने एक नई क्वांटिटी बनाई, स्पीड। ठीक है, आप जानते हो ये स्पीड कैसी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी हुई है, लेंथ और टाइम से। कैसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल में लेंथ ही है और टाइम है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, ये क्या है, आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो आपने कैसे बनाई ड्राइव्ड क्वांटिटी, सिंपली इसको और इसको डिवाइड कर बनाई है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर बात करूं इसकी यूनिट की तो क्या होगा, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गई आपकी ड्राइव्ड यूनिट, जो किससे मिलकर बनी है, फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड कर। समझ में आई नहीं यही बात। तो सिंपली हम यहाँ पर यूनिट्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके नई ड्राइव्ड यूनिट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा कोहेरेंट सिस्टम। ठीक है, तो आप कोहेरेंट सिस्टम के ब्रैकेट में एक चीज़ लिख लीजिए, ऑल यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ऑल यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखना आप, एसआई सिस्टम इज ए, या खाली एसआई लिखना आप, एसआई इज ए रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एसआई क्या है, एक रेशनल सिस्टम है यूनिट्स का। ठीक है, रेशनल आप जानते ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट लिखिए, एसआई इज ए मैट्रिक सिस्टम। एसआई इज ए मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम के बारे में मैंने पहले भी बात करी थी और अभी भी बता रहा हूँ। आप अगर इसे किसी बुक्स में देखोगे, कहीं नेट पर सर्च करोगे तो बहुत सारी इसके बारे में अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन सिंपली आप बस इतनी सी बात ध्यान रखो कि 10 की पावर में हम यहाँ पर वैल्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था लाइट की स्पीड का। ठीक है, कि c बराबर कितना होता है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैं यहाँ 10 की पावर में इसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, 10 की पावर 8 लिख रहा हूँ, समझ रहे हो आप बात को। तो ये चीज़ इस तरीके से मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ये चीज़ आप लोग को मैंने पहले बताई थी। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए लिख लीजिए यहाँ पर, एसआई इज ए मैट्रिक सिस्टम, ब्रैकेट में लिख लेना, एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10, एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10, 10 की पावर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसे। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट लिखिए, एसआई इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। एसआई इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल, मतलब एसआई सिस्टम को पूरी दुनिया के अंदर जो है माना गया है, पूरी दुनिया ने इसे अपनाया है। ठीक है, यानी कहीं पर भी जाओ एसआई सिस्टम नहीं बदलेगा, चाहे से उस एरिया का कोई भी सिस्टम हो। ठीक है, समझ में आ गई बात। मिसाल के तौर पे अगर हमारे यहाँ पर हम आते हैं, मान लो कोई अमेरिकन हमारे यहाँ आता है और ज़मीन का हिसाब पूछता है, तो हम कहेंगे साहब 20 गज़ है। ठीक है, 20 गज़ ज़मीन है, या 1 गज़ का ये भाव है, या 100 गज़ का प्लाट है। मान लो गज़ नहीं जानता हो, उनके उधर गज़ नहीं चलता हो, या अपने यहाँ पर मान लो बीघा चलता हो, उनके वहाँ बीघा नहीं चलता हो, तो वो क्या कहेगा कि भैया मुझे तो आप एसआई के अंदर बता दो, एसआई सिस्टम के अंदर बता दो कितना है। तो आप उसे जो बीघा है उसे कन्वर्ट करोगे एसआई के अंदर और बता दोगे उससे सिंपली कि भाई इतने मीटर स्क्वायर एरिया है, बात ख़त्म। ठीक है, तो एसआई वो भी जानता होगा, आप भी जानते होंगे। जैसे इंग्लिश है, अब इंग्लिश क्या है, पूरी दुनिया में चलने वाली लैंग्वेज है। ठीक है, आप कहीं पर भी जाओ, आप जो है
अरब चले जाओ, सऊदी अरब, वहाँ अरबी चलती है, लेकिन अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप इंग्लिश में बात करके वहाँ पर अपना जो भी काम है वो कर सकते हो। आप कनाडा चल जाओ, आप ब्राज़ील चल जाओ, कोई भी अलग अलग देश है जहाँ पर अलग अलग भाषाएं चलती हैं, लेकिन वहाँ पर वो उन एरिया की भाषा है, लेकिन अपन इंग्लिश में बोल के वहाँ बात कर सकते हैं और अपना काम हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर हिंदी चलती है नॉर्मली, आमतौर पे हिंदी उर्दू मिक्स बोली जाती है, लेकिन जो अमेरिकन आएंगे, बाहर से जो लोग आएंगे, वो हिंदी उर्दू थोड़ी बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं और हम लोग भी समझते हैं उसे। ठीक है, चलो खैर हो गई बातें। अब आगे देखिए, यानी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, पूरी दुनिया में ये चलेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद में, ये तो आपको क्लियर हो गया है, एडवांटेजेस हो चुके हैं। एडवांटेजेस के बाद में सेकंड चीज़ है रूल्स ऑफ एसआई यूनिट। ये पहला पॉइंट। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, रूल्स ऑफ एसआई यूनिट, जो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए रूल्स ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, अब एसआई यूनिट लिखने के रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहला रूल मैं आपको बता दूं, फर्स्ट रूल है, पहला रूल लिखिए जल्दी से, स्मॉल लेटर्स आर यूज फॉर सिंबल ऑफ यूनिट्स। पहला रूल है स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट्स। स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करा जाता है सिंबल ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, आप लोग को याद होगा मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से, किलोग्राम को स्मॉल केजी से। ठीक है, याद है या नहीं है। तो जो किसी का नाम नहीं है, ठीक है, मीटर किसी का नाम नहीं है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं रहा, किलोग्राम किसी का नाम नहीं रहा, इसे नॉर्मली रख दिया गया। ठीक है, तो हम इसको जो है स्मॉल सिंबल से डिनोट करेंगे, जो किसी का नाम नहीं है लेकिन यूनिट है, वो हम जो है स्मॉल लेटर्स में उसे लिखेंगे। ठीक है, उसके सिंबल्स को। क्लियर, तो ये एक एग्जाम्पल होगा, ये लिख लेना आप इसके नीचे। सेकेंड लिखिए, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप। सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय फुल स्टॉप, मतलब जो भी सिंबल्स होंगे उनके नीचे आप फुल स्टॉप, उनके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जैसे कई बार होता है ना, हम ऐसे लिख देते हैं मीटर, ये मीटर लिख के यूँ डॉट लगा देते हैं, तो ये डॉट लगाना गलत है। या केजी लिख के केजी हो गया भैया। अब ये तो आपकी आदत है जो आप यूँ पेन वापस रख देते हो, लेकिन ये उसूलन गलत है ये। ठीक है, इसके बाद में डॉट नहीं चलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, अगला थर्ड पॉइंट, थर्ड लिखिए, इफ यूनिट इज ए साइंटिस्ट नेम, इफ यूनिट इज ए साइंटिस्ट नेम, देन यूज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, देन यूज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एज ए यूनिट, देन यूज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एज ए यूनिट। ठीक है, मतलब क्या है कि यदि नाम हम किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं, तो साइंटिस्ट के नाम पे, यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं, तो हम फिर उसके लिए कैपिटल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है, वैसे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं अपन, एफ बराबर एम ए के हिसाब से। भाई फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की तो हो गई केजी और एक्सेलरेशन की हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये पूरी कंबाइंड मिलके कहलाती है न्यूटन। ठीक है, 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन, तो हम इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फोर्स के लिए न्यूटन आएगा कैपिटल लेटर में। ऐसे करंट के लिए क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर का कैपिटल ए लिखेंगे। समझ में आ गई बात। इसी तरीके से एक और होता है, आप लोग को फ्रीक्वेंसी का याद होगा, हर्ट्ज, तो इसे एच जेड लिखेंगे। ठीक है, ऐसे एक और होता है कूलम्ब, चार्ज की यूनिट होती है, 10th में अगर आपने पढ़ी हो, नहीं भी पढ़ी हो तो 12th में पढ़ोगे, उसको कैपिटल सी लिखेंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गई होगी ये बातें, बेसिक बातें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को सभी को क्लियर हो गया होगा। आप जल्दी से एग्जाम्पल वगैरह लिख लीजिए। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है पावर ऑफ 10। ठीक है, मतलब 10 की पावर्स की हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि ये मैट्रिक सिस्टम है, तो 10 की पावर्स में किस किस को हम क्या क्या बोलते हैं वो आप लोग को बता दूं मैं। ठीक है, और उसके सिंबल्स क्या क्या हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो कई जगह 10 की पावर 1 होगा, हम उसको डेका बोलेंगे और उसका सिंबल होगा डी है। ऐसे ही 10 की पावर 2 को हेक्टो भी बोल सकते हैं और एच लिखते हैं। 10 की पावर 3 को किलो लिखते हैं और उसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल के होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा 2 kg,
ठीक है। तो इस 2 kg को हम लिख सकते हैं 2000 ग्राम, ठीक है। लेकिन ये 2000 ग्राम में कैसे लिख रहा हूँ, एक्चुअल में मैं लिख रहा हूँ 2 × 10⁻³ भाई 2 अपनी जगह, ठीक है, और k की जगह मैंने कितना लिख दिया 10⁻³ और g अपनी जगह। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? तो ये एक्चुअल में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो किलो आ गया, कई जगह मेगा की होगी बात, मेगावाट आपने कई जगह लिखा देखा होगा, ये इतने मेगावाट का ये है, ठीक है। तो ये मेगावाट, मेगा के लिए कैपिटल 10⁻6 को हम मेगा बोलते हैं, जिसमें कैपिटल M होता है, ठीक है। अगला बहुत कॉमन आप लोग जानते होंगे गीगा, जीबी आपने बहुत सुना होगा। मोबाइल के स्टोरेज की बात करें, रैम की बात करें, लैपटॉप की बात करें तो आपने सुना होगा 20 GB का है, 32 GB का है, 128 GB का है, 128 GB का स्टोरेज है मोबाइल्स में, आपने ये देखा होगा। तो जी का मतलब क्या होता है, कैपिटल जी होता है, उसका मतलब होता है गीगा, और उसका मतलब होता है 10⁹, यानी उस मोबाइल के अंदर 128 × 10⁹ बाइट्स मौजूद हैं, ठीक है, ये मतलब है उसका। चलिए आगे बात करते हैं टेरा। तो आजकल नए लैपटॉप्स जो हैं बढ़िया वाले, उसके अंदर जो स्टोरेज आता है वो टेराबाइट्स तक में भी आता है, ठीक है। उसमें 1 TB की हार्ड डिस्क डली हुई है, 2 TB की हार्ड डिस्क डली हुई है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आती है। तो टेरा का मतलब होता है 10⁻12, ठीक है, और उसे कैपिटल T बोलते हैं, ठीक है। फिर एक होता है 10⁻15 जिसे पेटा कहते हैं, और 10⁻18 को हेक्सा कहते हैं, जिसका सिंबल कैपिटल E होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ों में तो अमूमन आपकी ये 2 चीज़, ये 1 2 3 ये कहीं कहीं यूज़ होगा, ठीक है। ये किलो मेगा तो होता ही रहता है, गीगा भी कहीं कहीं होगा, बाकी के तो इतना यूज़ नहीं होंगे। लेकिन ये वाली इधर माइनस वाले पावर वाले बहुत सारे यूज़ होंगे, जैसे कि सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेमटो, यहाँ तक की पूरी सीरीज यूज़ में होगी। यानी 10⁻⁻1 को डेसी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये जानते हैं। 10⁻⁻2 को सेंटी स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, 10⁻3 को मिली स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 3 mm, ठीक है, तो इसका मतलब है 3 × 10⁻³ मीटर, ठीक है, क्योंकि ये वाला m तो मीटर को शो कर रहा है, लेकिन ये वाला m मिली को शो कर रहा है, 10⁻³ को। समझ में आ गई बात? तो यहाँ तक की सिंपल सी चीज़ है, ये हो गया मिली, ठीक है। फिर आता है कई जगह लिखा हुआ मिलेगा 10⁻6 मतलब माइक्रो, और ये वाला सिंबल यूज़ करा जाता है, ये सिंबल म्यू कहलाता है, म्यू, ये यू नहीं है, ध्यान रखना, ये ग्रीक लेटर है, म्यू कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सपोज आपके सामने लिखा जाता है 12 माइक्रो। असल में माइक्रो जो अपन ज़्यादातर यूज़ करेंगे वो कूलाम वगैरह के अंदर यूज़ करेंगे, तो 12 माइक्रो कूलाम का है चार्ज, ठीक है, चार्ज होता है, 12th में पढ़ोगे आप लोग। अब वो क्या होता है अभी छोड़ो, मैं तो माइक्रो आपको समझा रहा हूँ। तो हम इसकी जगह लिखेंगे 12 × 10⁻6 कूलाम, ठीक है। ये सिंबल बना हुआ आएगा। अब कई बच्चे भूल जाते हैं जब 12th में, या कभी ना कभी ये यूज़ आता है कि माइक्रो क्या है, तो वो भूल जाते हैं, ठीक है, और वो इस माइक्रो की जगह हर कुछ कर देते हैं या बैठे रहते हैं, ठीक है, अजीब अजीब सिंबल लगते हैं उनको। तो आप लोग को ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये बना हुआ देखिए, इसका मतलब होगा 10⁻6, ठीक है। ऐसे ही नैनो इस्तेमाल होगा, यहाँ पर ये वाला सिंबल कहलाता है ईटा, ये एन नहीं है, ध्यान रखना, स्मॉल एन नहीं है, ये ईटा है। स्मॉल एन तो हम इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये यूं करके बनाया गया है, ठीक है, नीचे से फैलाया गया है, ठीक है। तो ये कहलाता है ईटा, जैसे थीटा होता है ना, थीटा उसके भाई बहन है ये सब, ठीक है, ग्रीक लेटर्स ही हैं ये भी। आ रही बात समझ में? फिर 10⁻12 को हम बोलेंगे पी को, इसे पी से डिनोट करेंगे। 10⁻15 को बोलेंगे फेमटो, इसे एफ से डिनोट करेंगे। और 10⁻18 को डिनोट करेंगे, लिखेंगे अट्टो, जिसे स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको 10 की पावर समझ में आ गई होंगी। आप लोग सभी स्टूडेंट जल्दी से इसको लिख लें ताकि हम आगे आसानी से इसको यूज़ ले पाएँ, ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अभी हम अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगला टॉपिक है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब सम प्रैक्टिकल यूनिट्स में 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब वो प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी हैं वो देखो। तो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे फॉर स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। छोटी डिस्टेंस के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे लिए इस्तेमाल में ये वाली आती हैं, ठीक है। और एक दूसरी है वो है फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती हैं, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस मेज़र करने वाली इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती, मतलब पढ़ेंगे तो सही हम, लेकिन इस्तेमाल में नहीं आती। लेकिन छोटी वाली आती है। यहाँ मेजरिंग लिखना भूल गया मैं, फॉर मेजरिंग स्मॉल
डिस्टेंसेस। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो पहला वाला हम पोर्शन शुरू कर रहे हैं। आप हेडिंग डालिए सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, और उसमें पहला पॉइंट डालना फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस वाला पोर्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो मैं इसको तो अभी मिटा दूं नीचे वाले को। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे हम, यानी या फिर ए कह दो आप। ठीक है, वो ए वाला जो पॉइंट है वो कहलाएगा पहला फर्मी। ठीक है, फर्मी। अब ये फर्मी क्या होता है ये जाने, ये यूज में आएगा कई बार आप लोग के। ठीक है, फर्मी क्या है इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिखिए, लिखना आप फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइजेज, फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइजेज। ठीक है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है उसको नापने के लिए हम फर्मी का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर कि यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है और ये पूरा एक एटम होता है जिसके अंदर शेल्स होते हैं। ठीक है, तो एटम का जो साइज था अगर आपने थोड़ा याद हो आपको, तो आपने पढ़ा होगा एटम की जो रेडियस है या साइज के बारे में वो पढ़ा होगा 10⁻⁻10 मीटर का होता है एटम का साइज। ठीक है, एटम की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर की होती है, ऑर्डर की होती है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर का। कितने मीटर का होता है 10⁻⁻15 मीटर का। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो साइज है उसकी स्टडी जब हम करेंगे, एक चैप्टर है 12th में पूरा न्यूक्लियर नाम करके, उसके अंदर जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम फर्मी का इस्तेमाल करेंगे। और फर्मी का मतलब आपको क्या समझना है 10⁻⁻15 मीटर समझना है। फर्मी का मतलब क्या समझोगे आप 10⁻15 मीटर, या तो 10⁻15 मीटर को एक साथ मिला के आप क्या कह दो, एक साथ मिला के कह दो फर्मी। ठीक है, एक साथ मिला के 10⁻⁻15 मीटर को एक साथ मिला के या तो फर्मी कह दो, और नहीं तो दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हो कि 10⁻⁻15 को तो हम कहते हैं फेम्टो। ठीक है, और ये यूनिट क्या है मीटर, तो आप फेम्टोमीटर भी कह सकते हो इसे, फेम्टोमीटर, लेकिन एक साथ अपन इसको फर्मी बोल देंगे। समझ में आ गई बात। तो आप इसी के आगे लिखना, पहला तो आपने क्या लिखा फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज, और आगे लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेम्टोमीटर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फेम्टोमीटर। ठीक है, और इसमें लिख लेना 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर इक्वल्स टू 1 FM। 1 FM का मतलब फेम्टोमीटर या फर्मी जो भी आप समझो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी पहली चीज। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक लिख लेना आप लोग। सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं अब। सेकंड पॉइंट आता है एंगस्ट्रॉम। जो बी वाला पॉइंट है वो क्या है स्मॉल डिस्टेंसेस में एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ये एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है तो ये भी लिख लो आप। ठीक है, पहली चीज तो ये कहाँ इस्तेमाल में लिया जाता है ज़्यादातर, लिख लो इट इज यूज्ड फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट इज यूज्ड फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट। कई जगह वेवलेंथ होती है लाइट की, अलग अलग जगहों पर इसको इस्तेमाल में करा जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम पूरा लिख देता हूं मैं यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ध्यान रखना 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10� अगर आप देखोगे जो पिछली टेबल बनवाई है मैंने पावर ऑफ 10, उसमें नहीं लिखवाया 10⁻10, 10⁻9 और 10⁻12 है, 10⁻10 नहीं है। 10⁻10 को अलग से एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। ठीक है, और 10⁻10 अकेले को नहीं बोलते, 10⁻10 मीटर साथ में होगा जब जाके एंगस्ट्रॉम बोलेंगे। ध्यान रखना, आप सोचोगे खाली हम इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, तो ये गलत है। ये एंगस्ट्रॉम तभी बनेगा जब इसके साथ में क्या होगा मीटर होगा। समझ में आ गई बात। तो 10⁻10 मीटर मिलकर एंगस्ट्रॉम बनता है। ठीक है, और मैं इसे यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 1 एंगस्ट्रॉम का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है कैपिटल ए और उसके ऊपर एक बिंदी बना दी जाती है। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है, मतलब वेवलेंथ में यूज कर रहे हैं। मैंने अभी बताया एटम का जो साइज होता है वो 10⁻10 मीटर का होता है, तो हम एटम के साइज को भी एंगस्ट्रॉम में मेजर कर सकते हैं। भाई 10⁻10 मीटर है तो 10⁻10 मीटर को मैंने अभी बताया एंगस्ट्रॉम कहेंगे, तो एटम का साइज किस में होगा एंगस्ट्रॉम में होगा। ठीक है, और वेवलेंथ भी एंगस्ट्रॉम में होती है। तो आप जैसा कि देख सकते हो न्यूक्लियस का साइज फर्मी में है और एटम का साइज किस में है एंगस्ट्रॉम में। भाई एटम बड़ा होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर छोटा सा होता है, याद है ना आप लोग को ये सब चीजें। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक और, ये भी आप लिख लेना
ये लाइन लिखना ज़रूरी है। और ये ध्यान रखना है कि मीटर लगने के बाद में इनको ऐसा बोला जाता है, यदि मीटर हटा दिया जाता है तो ऐसा नहीं बोला जाता, ठीक है। अब एक थर्ड आएगा, थर्ड है नैनोमीटर। अब ये तो नॉर्मली समझ में आ रहा है नाम से ही, नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू कितना होगा, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि नैनो का मतलब आपको याद है ना क्या होता है, 10⁻⁹, ठीक है। और इससे अपन शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे 1 नैनोमीटर, ये ईटा सिंबल लगा दूंगा मैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं, आप लोगों ने कई बार सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि उसके उस टेक्नोलॉजी में जो पार्टिकल इस्तेमाल करा जा रहा है उसका साइज़ कितना है, 10⁻⁹। उस पार्टिकल का साइज़ कितना है, 10⁻⁹ के साइज़ का, इसलिए नैनो टेक्नोलॉजी उसे बोलते हैं, ठीक है। आप उसमें लिखना, इसी के नैनोमीटर के अंदर एक लाइन लिख लो पहले, फिर ये लिखना इट इज़ यूज फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये भी लाइट की वेवलेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। अब लास्ट फोर्थ है, फोर्थ वाला लिख लो आप, माइक्रोन, ठीक है। माइक्रोन तो नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोन, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू कितना होगा, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू होगा 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। और हम जानते हैं 10⁻⁶ को माइक्रो भी कहते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो 10⁻⁶ के साथ में जब मीटर होगा तभी माइक्रोन बोलेंगे, उसके अलावा माइक्रोन नहीं बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर भी माइक्रोन के अंदर लिख लो इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ माइक्रोमीटर, इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोन के अंदर लिखना है इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस ऑफ माइक्रोमीटर, और फिर नीचे ये लिख लेना, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक लिखिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं इसका, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स का, फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस। अब लार्ज डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हो ना आप, बात होगी लार्ज डिस्टेंस के अंदर जो अर्थ है, अर्थ के बाहर की बात, मतलब अर्थ के बाहर की बात से मतलब वहाँ प्लैनेट्स की, सैटेलाइट की, अर्थ से मून या मून से सन तक की ऐसी दूरियाँ होंगी, इन दूरियों की बात करेंगे हम लार्ज डिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो पहला इसके अंदर जो आता है वो है लाइट ईयर, ठीक है। अब लाइट ईयर क्या होता है, पहले इसके बारे में आप परिभाषा लिखिए, फिर मैं इसे समझाता हूँ, ठीक है। तो आप परिभाषा में लिखना इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना यूज्ड फॉर डिस्टेंसेज ऑफ प्लैनेट्स, यूज्ड फॉर डिस्टेंसेज ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। अब लाइट ईयर को आपको मैं समझाऊं, ठीक है, ध्यान समझना। मान लो मेरे पास एक टॉर्च है या लेज़र लाइट है सपोज, ठीक है। उस लेज़र लाइट को लेकर मैं यहाँ बाहर बैठ गया आसमान की तरफ ऐसे करके, रात के टाइम सपोज रात में मान लो या कैसे भी मान लो, ठीक है। और मैंने उस लेज़र लाइट को ऑन करा, और वो लेज़र लाइट जो है उसमें से जो लाइट निकलेगी वो ट्रेवल करते हुए जाएगी, ठीक है। और वो 1 साल तक जितना ट्रेवल करेगी, मैं 1 साल तक ऐसे टॉर्च लेकर यूँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब वो जो टॉर्च है या लेज़र लाइट है, उससे जो लाइट है वो 1 साल तक जो जाती रहेगी, जहाँ तक वो लाइट पहुँचेगी वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, लाइट ईयर। समझ में आ गई बात, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। लाइट है, लाइट मैंने ऑन करी, जैसे ऑन करूँगा 1 सेकंड में कितना चलेगी वो, 1 सेकंड के अंदर आपको याद होगा 1 सेकंड के अंदर चलेगी 3 × 10⁸ मीटर, यानी इतने मीटर चलेगी वो 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। 1 सेकंड में इतने मीटर चलेगी तो 1 साल तक कितना चलेगी, ठीक है भाई। 1 सेकंड में इतना, तो 2 सेकंड में इसका डबल,
तो 60 सेकंड में 60 सेकंड्स के अंदर 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 मिनट हो जाएगा, तो 1 मिनट में कितनी चली हम वो निकाल लेंगे। फिर 1 मिनट के बाद में हम क्या करेंगे, उसे घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 60 मिनट के बाद में 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे, एक दिन में, फिर एक दिन से कन्वर्ट करेंगे एक साल में, 365 दिन तक। ठीक है, तो 365 दिन तक जितनी दूरी तक वो लाइट जाएगी उतनी दूरी क्या कहलाएगी, लाइट ईयर कहलाएगी। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर। सिंपल है, स्पीड ऑफ लाइट इनटू 1 ईयर। 1 लाइट ईयर बराबर क्या होगा, लाइट की स्पीड और जितना वो जितने साल चल रही है, जितने दिन, जितने मिनट, जितने घंटे चल रही है, वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 1 लाइट ईयर की वैल्यू निकालेंगे तो हम LY लिखते हैं 1 लाइट ईयर को। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। ठीक है, और इसकी 1 ईयर को कन्वर्ट कर दो आप सेकेंड्स में, तो कितना हुआ 365 दिन पहली चीज़, फिर 1 दिन की बात करूंगा, फिर 1 घंटे की, फिर 1 सेकंड की। ठीक है, 1 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड की ऐसे बात करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली जब इनको सॉल्व करेंगे तो 1 लाइट ईयर बराबर मेरे पास आएगा सॉल्व होकर 1 लाइट ईयर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 9.467 × 10⁻15 मीटर। समझ में आ गई बात। ठीक है, इतनी दूरी, इतने मीटर 1 लाइट ईयर के बराबर होगा, मतलब 1 साल में लाइट इतना ट्रेवल करेगी, इतनी दूरी ट्रेवल करेगी, ये कहलाएगा लाइट ईयर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग को पता होगा, अगर आप लोगों ने 10th में पढ़ा हो रिफ्रैक्शन वाले, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक के अंदर, कि सन से जो लाइट रेज अर्थ तक आती हैं उनको पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्शन के कारण 4 मिनट दिन बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन तो छोड़ो, लेकिन सन से हम तक पहुंचने में जो लाइट पहुंचने में टाइम लगता है वो 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में भी ये चीज़ आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। तो वहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो 8 मिनट है। ठीक है, सन से यहाँ तक पहुँचने में। अब ऐसे ही सन से और प्लैनेट्स पे भी जाएगी, और दूरियों पर भी जाएगी, तो वो जहाँ जहाँ जाएगी वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी, आपकी लाइट ईयर से मेज़र की जा सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना लिखिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर चलिए, अब लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए फर्स्ट हमने लाइट ईयर तो पढ़ ही लिया है। लाइट ईयर के बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है वो सेकंड पॉइंट कहलाएगा आपका, बता दूं मैं आपको, सेकंड पॉइंट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके अंदर जो सेकंड चीज आती है वो आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो मैं आपको सिंपली इसका बता दूं। पहले तो इसकी परिभाषा लिख लो आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जल्दी से। It is defined as the mean distance of Earth from the Sun. It is defined as the mean distance of the Earth from the Sun. It is defined as the mean distance of the Earth from the Sun. ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होता है मैं आपको बताता हूं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्ट में AU लिखते हैं इसे। ठीक है, ये इक्वल होता है 1.469 × 10⁻11 मीटर के। अब ये डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे कोई राज नहीं है कि ये कैसे बना कैसे नहीं बना। पहली चीज़ क्या है, मून से लेकर अर्थ से लेके सन तक की जो मीन डिस्टेंस होगी, मीन डिस्टेंस किसके बराबर होगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगी, और उसकी वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, मीन डिस्टेंस आप समझते हो ना, मतलब अर्थ जो है सन के चारों ओर ऐसे घूमती है, ये रहा सन। ठीक है, और सन जो है एक तरीके से एलिप्टिकल ऑर्बिट पर होता है। कैसे होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट पर। तो यहाँ पर अर्थ की दूरी तो कैसी रहेगी, यहाँ पे अर्थ की और सन की दूरी कम है, और यहाँ पर अर्थ की और सन की दूरी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो मीन डिस्टेंस इसकी निकालते हैं, मीन डिस्टेंस, समझ रहे हो बात को, इनकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मीन निकालते हैं। ठीक है, चलो खैर अभी अपन इसमें ज़्यादा नहीं घुसना, ये काम भी नहीं आएगी कभी। ठीक है, आप लोग को सिर्फ इतना बताना था। अब इसके बाद थर्ड वाली जो चीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, वो बता दूं आपको। इंपॉर्टेंट से मतलब यूज़ में वो भी कभी नहीं आती है, लेकिन उसे समझना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या है बता दूं।
सी वाला पोर्शन है पार्सेक, ठीक है, सबसे बड़ी यूनिट, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट पार्सेक है, उसके बाद है लाइट ईयर और सबसे छोटी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पहले पार्सेक लिख लो आप क्या है, ठीक है, पार्सेक हेडिंग डालो और पार्सेक हेडिंग डाल के इसके अंदर लिखो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच, it is defined as the distance at which an arc of length, at which an arc of length one astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc, an angle of 1 second of आर्क, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूं क्या है ये, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ध्यान समझना, ये चीज़ अभी हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पढ़कर आए कि अर्थ और सन की जो दूरी होगी, यहाँ सन लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं अर्थ, ये किसके बराबर होगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगी। अब मैं एक बेसिक बात कर रहा हूं तुम लोग से, ध्यान से सुनना, ठीक है। वो क्या है, मिसाल के तौर पे एक बंदा यहां खड़ा हुआ इस जगह, ठीक है, फर्स्ट बंदा है, ये एक एंगल बना रहा है यहां पर θ1 सपोज, ठीक है, समझा रहा हूं, ध्यान समझना। फिर एक बंदा यहां खड़ा हुआ है सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है, और वो एंगल बना रहा है यहां से θ2। अब मुझे एक बात ये जाननी है आप लोगों से कि θ1 बड़ा होगा कि θ2 बड़ा होगा, θ1 बड़ा होगा कि θ2 बड़ा होगा। तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है देख रहे होंगे अच्छे से कि θ1 बड़ा होगा और θ2 छोटा होगा, ठीक है। अगर मैं और ऊपर जाऊं तो जो थर्ड आएगा, यहां अपन कह देते हैं थर्ड, θ3 और छोटा होगा, θ2 से भी छोटा होगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ठीक है। कहने का मतलब ये है 100 बात की एक बात कि जैसे जैसे मैं अर्थ से ऊपर जाता जाऊंगा और ऊपर जाने के बाद में अर्थ को और सन को देखूंगा तो इसका एंगल घटता जाएगा। जैसे यहाँ अर्थ के करीब हूँ और अर्थ को और सन को देखूंगा तो इनका एंगल बड़ा आएगा, ठीक है। ऊपर जाऊंगा तो एंगल छोटा होगा और ऊपर जाऊंगा तो एंगल छोटा होगा। तो एंगल इतना छोटा हो जाए कि उस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए। उस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, हम इतनी दूर यहाँ से चले जाएं कि उस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 सेकेंड हो जाए, ठीक है। 1 सेकेंड समझते हो ना आप, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये 1 डिग्री है, ये जो एंगल है सपोज 1 डिग्री है, तो हम इसको 60 टुकड़ों में बांट देंगे, 60 टुकड़ों में बांट देंगे, तो एक टुकड़ा कितने का होगा, 1 मिनट का। फिर उस 1 मिनट को और तोड़ देंगे तो वो कितने का होगा, 1 सेकेंड का, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना यहाँ तक। तो 1 सेकंड का मतलब समझ में आया आपको। तो हम इतना दूर चले गए कि अर्थ और सन को जब हमने एक साथ देखा तो उनको देखने पर हमारी आंखों पे जो एंगल बन रहा होगा वो कितना बन रहा होगा, 1 सेकंड का बन रहा होगा। समझ में आ गई बात। तो हम इस चीज़ को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, एक सर्किल की तरह। हम इसको मान लेंगे सेंटर, इसको क्या मान लेंगे, सेंटर। जहां हम खड़े हुए हैं, जहां से एंगल बन रहा है 1 सेकेंड का, वहां पर तो हम मान लेंगे सेंटर। और जो ये दूरी है ना, इस दूरी को हम मान लेंगे एक सर्किल का हिस्सा, ठीक है। किसका हिस्सा मान लेंगे, एक सर्किल का हिस्सा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तो हो गया सेंटर, ठीक है, और ये हो जाएगी रेडियस। भाई ये भी रेडियस है, दोनों तरफ रेडियस है, समझ रहे हो बात को। और ये रेडियस ही एक्चुअल में 1 पार्सेक है। ये जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे ना, ये 1 पार्सेक कहलाएगी, ठीक है। डेफिनेशन अब पढ़ो आप, डेफिनेशन में आपको समझ में आएगा। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ, ये डिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है कि जो आर्क है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये चीज़ कहलाएगी आर्क, आप जानते हो, ठीक है। ये चीज़ कहलाएगी आर्क। भाई इस तरीके से तो घूमते हैं, तो ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, आर्क। याद होगा आप लोग को, ये सर्किल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर ये दूरी क्या कहलाती है, आर्क कहलाती है, ठीक है। तो ये दूरी हो गई आर्क। तो आर्क किसके बराबर हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो, ठीक है। सबटेंस
एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड ऑफ आर्क, और कितना एंगल बना रही हो वो 1 सेकेंड का, तो वो दूरी क्या कहलाएगी पारसेक, यानी ये जो आर है ये क्या कहलाएगा पारसेक कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है यहाँ तक। अब हमें इस आर की दूरी फाइंड आउट करना है, तो आर की दूरी फाइंड आउट करना अब हमारे लिए आसान है। कैसे, हम फॉर्मूला जानते हैं, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो मुझे रेडियस निकालनी है, रेडियस ही तो निकालनी है, इसे तो मैं पारसेक कहूँगा। तो आर बराबर कितना होगा, आर्क अपॉन एंगल, रेडियस को इधर ले गया, एंगल को नीचे ले आया। अब आर्क कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एंगल कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू तो अभी हमने कितनी लिखी थी, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। इसकी यूनिट आएगी 1.469, ठीक है, इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। और 1 सेकेंड को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो हम इसे डिवाइड करेंगे 1/36 से, 3600 से। 1/3600 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले तो डिग्री में, और डिग्री के बाद में रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, π/180 से। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में समझाया था कि किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 1/3600 कैसा आया, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि सिंपल सी चीज़ है, 1 सेकेंड को आपको घंटे में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है। 1 सेकेंड को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए तो सिंपल है, आप डिवाइड कर दोगे किससे, 3600 से, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो 1/60 कितना हो गया, 1/60 सेकेंड के बराबर हो गया। और आवर में कन्वर्ट करने के लिए एक और बार 60 से डिवाइड कर दूंगा तो 1/3600 हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं भी समझ में आया है ये वाला, तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद में उस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको आगे बढ़ाते हैं, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, और यही कहलाएगी पारसेक, ठीक है। ये क्या कहलाएगी 1 पारसेक, ठीक है। और इस 1 पारसेक की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अगर अब देखा जाए तो सबसे बड़ी यूनिट क्या है, पारसेक है, ठीक है। पारसेक से जो छोटी है वो है लाइट ईयर, ठीक है, और सबसे छोटी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये भी आप लोग लिख लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार और शॉर्ट में बता दूं, या अर्थ और सन की दूरी हमने बताई दी थी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। हम इससे इतनी दूर चले कि हमारी आंखों पे कितना एंगल बना, 1 सेकेंड का। ऊपर जाने पे आप लोग को ये बात मैंने फील करा दी है कि एंगल छोटा होता जाएगा, तो ऊपर जाते जाते कितना एंगल बन रहा है, 1 सेकेंड। फिर हमने क्या मान लिया, जो ये पूरा ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल को हमने एक सर्किल का पार्ट माना, ठीक है। किसका पार्ट माना, सर्किल का। जब सर्किल का पार्ट माना तो हमारे सामने जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, ये 1 सेकेंड बनेगा। और जो ये दूरी आई है किसके बराबर हो जाएगी, रेडियस के बराबर। और ये वाली दूरी किसके जैसी हो जाएगी, आर्क के जैसी हो जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल इससे कंपेयर करके देखना, ये छोटा वाला जो डायग्राम हम लोग बनाते थे तो ये रेडियस होती थी और ये क्या होती थी, आर्क, ठीक है, लेंथ एल, और ये एंगल कितना होता था, थीटा। तो इससे कंपेयर करो, जब कंपेयर करोगे तो आपके सामने फॉर्मूला आएगा। हमें निकालने क्या है, ये रेडियस, तो ये रेडियस निकालने के लिए मैंने सॉल्व कर दिया, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये जो सेकंड को मिनट में मैंने कन्वर्ट, डिग्री में कन्वर्ट कराई, ये आप लोग को मैं बता दूंगा कैसे करा अगले सवाल में, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये डायग्राम आप चाहो तो साफ सुथरा अलग से बनाना, ये तो मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इसी में कर दिया काम, ठीक है। चलिए।